सीटेट सितंबर 2026 के लिए जो 500 हिंदी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, हिंदी सीडीपी का पीवाईक्यू सीरीज 500 क्वेश्चन का, उस सीरीज का ये वीडियो जो है वो है 11 वीडियो, यानी कि 11 क्लास है। और इस क्लास में फिर करेंगे 30 क्वेश्चन को, और ये सारा 30 क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि 500 क्वेश्चन का जब आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे हिंदी का, तो आप याद रखिएगा कि कभी भी एग्जाम में बैठने के बाद इससे बाहर, इससे ज्यादा या इससे बाहर नहीं आएगा। और आप हमें याद कीजिएगा कि जो सर ने, सार अकेडमी वाले सर ने हिंदी सीडीपी का प्रैक्टिस करवाया था, वो आपको हिंदी में 30 में 29 नंबर और 30 में 30 नंबर लेके चला आ रहा है। तो गद्य पद का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और डेली क्लास 8 बजे देखने के लिए मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। और इस सार अकेडमी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो कमेंट करो अपने आंसर को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, यह शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। बताइए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता रिसोर्सेस है, यानी कि संसाधन है, या बाधक है? ये पहले आप समझिए। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है संसाधन के तौर पर किया जा सकता है, तो जटिल नहीं बनाता है बल्कि आसान बनाता है। तो काट दीजिए। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, समस्या नहीं है बल्कि संसाधन है, तो ये भी काट दीजिए। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, ये सही हो सकता है। और किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक नहीं है बल्कि सहायक है या साधक है, तो ये भी काट दीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सवाल पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। देखिए, उतना ही पढ़िए जितना सीटेट में आपको पास कराया जा सके, और उनसे ही पढ़िए जो कभी ना कभी सीटेट पास कर रखे हो, या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को ले रखे हो या लेके छोड़ रखे हो। उन लोगों से पढ़िए, उन लोगों से जरूर पढ़िए जो कभी गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर सीटेट कई कई बार पास कर चुके हैं। ठीक है। तो दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तीन ऑप्शन हो गया। और फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, चौथा नंबर का ऑप्शन देखिए यहाँ है। चौथा नंबर का ऑप्शन यहाँ है। देखिए क्या लिख रहा है? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, कोई बच्चा जो है दृष्टि बाधिता से पीड़ित है, दृष्टि बाधिता मतलब कि उसको दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, तो ऐसे बच्चों के साथ आप कैसा व्यवहार कीजिएगा? अलग बैठा दीजिएगा। अलग बैठा दीजिएगा तो समावेशी कक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का हनन होगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन का हनन नहीं करना बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना, उस हिसाब से ये गलत हो गया। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना है बल्कि विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल करना है। नहीं, ये जो है निगेटिव हो गया, सवाल पॉजिटिव में है, तो आपको ये गलत हो गया। तो ए और बी तो नहीं होगा। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दृष्टि बाधित बच्चा है, यानी कि कम दिखने वाला या ब्लाइंड बच्चा है, तो उसके साथ सिंपैथी आप अपनाइए, यानी कि आपको उसके साथ किसी भी तरह का सिंपैथी नहीं रखना है। कम पाठों वाला पाठ्य पुस्तक का निर्माण नहीं करना। तो ए बी सी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बचा कुचा डी। तो आइए डी में लगा देते हैं और आगे का सवाल पढ़ते हैं। तो डी आंसर सही है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वो दृष्टि बाधित है, यानी कि देख नहीं सकता पर सुन तो सकता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी सही। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5। 1 to 5 के पाठ्य पुस्तक में 1 to 5 की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का ध्यान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचना, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, या केवल कहानियां अथवा कविताओं वाली रचनाएं प्राइमरी लेवल पर। विदेशी साहित्य की रचना बिल्कुल नहीं। जो प्रत्यक्ष से मूल्य पर आधारित हो, यह हो सकता है। केवल कहानियां पर आधारित बिल्कुल नहीं। ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, हाँ ये ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बच्चा परिवेश से ही बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 94। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका? भाषिक क्षमता मतलब कि लैंग्वेज का जो यारे उसके पास एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, उसका असेसमेंट करना है कि बच्चा कितना अच्छा बोल पाता है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। कैसा टास्क दे दीजिएगा जिससे पता चल जाएगा कि बच्चा कितना भाषा पे कितना कंट्रोल रखता है या भाषा का कितना ज्ञान रखता है, असेस कर लीजिएगा। या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए।
ऐसा सवाल देकर के बच्चा क्या असेसमेंट कर लीजिएगा, असेसमेंट मतलब आकलन कर लीजिएगा, जांच लीजिएगा कि बच्चा कितना भाषा जानता है, या संज्ञा की परिभाषित कीजिए, ऐसा सवाल दीजिएगा, या संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो तरह की थिंकिंग होती है। थिंकिंग जो होती है, चलिए थिंकिंग के बारे में समझ लेते हैं। थिंकिंग जो होती है, थिंकिंग जब बच्चा सोचता है किसी चीज को, कोई बच्चा जब सोचता है तो दो तरह से सोचता है। पहला तो होता है कन्वर्जेंट और दूसरा होता है डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट अगर सोचेगा और डाइवर्जेंट सोचेगा, तो आपको प्रमोट करना है डाइवर्जेंट को, कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कि एक बिंदु पर ही सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक विषय पर कई बिंदु पर सोचना, एक विषय के बारे में कई तरह से सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपको यहाँ पर सवाल जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को कौन सा ऑप्शन प्रमोट करता है वो देखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, एक लाइन का परिभाषा लिख देगा, इसमें भाषा का कोई आकलन नहीं होगा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, इसमें भाषा का कोई आकलन नहीं होगा, क्योंकि जो याद होगा वो लिख देगा। संज्ञा के दो शब्दों के दो उदाहरण दीजिए, तो संज्ञा कोई भी होता है, व्यक्ति वस्तु नाम, तो कोई भी दो ठो नाम लिख देगा, तो ये भी गलत हो गया। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखे, इसमें ज्यादा असेसमेंट होगा, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए ऑप्शन इज राइट। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी मतलब कि निगेटिव क्वेश्चन, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी। क्या कीजिएगा, सबसे कम प्रभावी कौन सा है? अपने अनुभवों का आकलन, ये ज्यादा सही है। सवाल क्या है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी कौन सा है, सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी। बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि ओरली बच्चा ज्यादा बोलेगा, ठीक है, तो वो उसको अगर आप जांचना चाहते हैं या विकास करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति को, यानी कि बच्चा एक अच्छा एंकर बन के निकले, ऐसा बच्चा एंकर ऐसा निकले जो एक अच्छा एंकर हो, तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ज्यादा नहीं, कम, यानी कि क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है निगेटिव, तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करवाइएगा, या अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना या संवाद देगी। देखिए, अनुभव का वर्णन करेगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल क्या है, कम पूछा गया है, तो ये कम पूछा गया तो ये अच्छी बात है, इसलिए ये नहीं होगा। बातचीत करना ये भी अच्छी बात है, ये नहीं होगा। संवाद अदायगी में भी ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट हो रहा है, इसमें भी नहीं होगा, बल्कि कन्वर्जेंट थिंकिंग व्याकरण आधारित संरचना पर हो रहा है, इसलिए ए इज राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सवाल फिर निगेटिव है। सीटेट में आप याद रखिएगा कि सवाल जब निगेटिव पूछा जाएगा तो आंसर भी निगेटिव ही होगा, और जब सवाल पॉजिटिव पूछा जाएगा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा सीटेट में। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो विभिन्न क्षेत्रों स्थिति में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता के विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया कंठस्थ, निगेटिव है, इसलिए नहीं और कंठस्थ दोनों निगेटिव है, निगेटिव का भाई निगेटिव, बी आंसर इज राइट आंसर। बात को समझो ये कि जब क्वेश्चन जब आपको मिलेगा और एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो आपके पास समय रहेगा कम, तो समय अगर कम रहेगा तो किसी किसी क्वेश्चन को आप सिर्फ टैग वर्ड से पकड़ करके डील करते हुए बढ़ जाना है, ताकि जब आपका टाइम बचे तो आप मैथ्स में या ईवीएस में या साइंस अगर पेपर 2 में पढ़ रहे हो उसमें आप अपना टाइम दे सको, या फिर गद्य पद पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है उसमें टाइम दे सको। तो आप इसलिए आपको हम निगेटिव पॉजिटिव करके बताते हैं ताकि आपका समय बच सके। बाकी आपकी मर्जी, और सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर ही दो दोस्त, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए एक उम्मीद लगी रहती है कि अगर हम पेड कोर्स नहीं चला रहे हैं तो कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि आपसे सब्सक्राइब करवा ले, चैनल को लाइक करवा ले, और जितना हो सके शेयर करवा ले। तो दोस्तों, थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि शेयर तो कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के वैज्ञानिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषा का परिवेश। देखिए, भाषा सीखने के लिए सिर्फ वैज्ञानिक नियम याद कर लेना, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ लेना ये जरूरी नहीं है, बल्कि पूरा भाषिक परिवेश होनी चाहिए, यानी कि एक तरह का लैब होना चाहिए, और डी आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का असेसमेंट कर रहे हो, सबसे ज्यादा क्या प्रमोट करोगे? सीखने की क्षमता का आकलन करोगे, काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने की योग्यता को, या वैज्ञानिक नियमों को? बताइए, हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हो, हिंदी लिखने की नहीं, पूरा लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना सबका, तो क्या करोगे? देखिए, पहले वैज्ञानिक नियम हम काट दे रहे हैं,
काव्य सौंदर्य को भी काट देना है। बाकी ये दोनों में से सही आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा, कमेंट आप कीजिए। एक बहुभाषिक, कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं ताकि एक कंफ्यूजन बना रहे और जब आपको कमेंट मजबूरी में करना ही पड़े, क्योंकि आप वीडियो पर कमेंट नहीं करते, सिर्फ देखते हैं और स्किप करके चल जाते हो। ये आदत जो है मेरे हिसाब से तो आपकी गलत है, बाकी आपकी मर्जी। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिक है, मल्टी लैंग्वेज में है, एक क्लासरूम है जिसमें मल्टी लैंग्वेज में है, मलयालम भी बोलता है, तेलुगु भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है, सभी तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसको आप कैसे प्रमोट करोगे? विभिन्न प्रकार का बाल सहित कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिकता और बहुसंस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है कक्षा की बहुभाषिकता और बहुसंस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील रहिए, ठीक है, सेंसिटिव रहिए। किसी भी भाषा को आपको डिमोटाइज नहीं करना है, कमजोर नहीं बोलना है, और किसी भी भाषा बोलने वाले बच्चों के प्रति आपको भेदभाव नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यास में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविध, भाषा की विभिन्न छटाएं। अभी तुरंत कल परसों ही एक प्रैक्टिस करवाए थे जिसमें यह सवाल आया था। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, चलिए, पाठ की संख्या का जरूर कम महत्व नहीं है, बल्कि देखना है विषय वस्तु में विविध कम महत्वपूर्ण, अभ्यासों में विविध, भाषा की विभिन्न छटाएं भी आपको देखना है। कम महत्वपूर्ण, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, अभ्यास में वैविध्य। चलिए, कम महत्वपूर्ण निगेटिव है, तो यहाँ पर सोचेगा पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी आंसर इज राइट आंसर। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, बताइए। बहुभाषिकता क्या बाधा तो बिल्कुल नहीं है, काट दीजिए, संसाधन है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, खतरे में नहीं डालती है बल्कि प्रमोट करती है, यह भी गलत हो गया। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न, बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल सही, तो सी है आंसर हो जाएगा सही। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से ही निखरती है, बताइए। देखिए, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, यह भी गलत है। और विद्यालय में ही सीखी जाती है ऐसा नहीं है, भाषा समाज में भी सीखी जाती है, घर पे भी सीखी जाती है, दोस्तों के साथ भी बच्चे भाषा सीखते हैं। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सही हो सकता है, नियम की जानकारी सही निकलती, बिल्कुल नहीं। एक नियमबद्ध व्यवस्था, नियमबद्ध व्यवस्था कैसे है? भाषा हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? सु से, सुनना से, बो से, बोलना से, पा से, पलना से, पढ़ना से, अल्लाह से, लिखने से। सुबह पल्ली से हम लोग भाषा सीखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह क्रमबद्ध भाषा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोई स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। देखिए, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बात, याद रखिएगा बात। तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये गलत है। कोरी स्लेट बिल्कुल नहीं होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ये सही है, ये सी गलत हो गया, एक आंसर। व्यवहारिक कुशलता यानी कि उनके व्यवहार में भाषा बोलने की कुशलता होती है। ऐसे जरूरी नहीं कि जो बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, व्याकरण के हिसाब से तो वो गलत ही बोलता है, लेकिन बोलता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अर्जन समझ लीजिए, अर्जन समाज से होता है, अर्जन कहाँ होता है? समाज में। और अधिगम कहाँ होता है? क्लासरूम में। जैसे हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं तो क्लासरूम में जाते हैं, अपने एक दो भाषा को लेके जाते हैं, हिंदी बोलने आता है, फिर हिंदी से हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं। तो सीखते समय हम लोग ग्रामर का ज्यादा ध्यान देते हैं, कहाँ? क्लासरूम में, अधिगम सीख रहे हैं। और अर्जन करते समय जो हम हिंदी सीखे हैं तो हम कभी शुद्ध हिंदी बोलते हैं? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं, अगर शुद्ध हिंदी बोलते तो बोलते कि अभी जो हम वाचन कर रहे हैं इस तरह का बोलते हैं, लेकिन हम वाचन की जगह पर बोल रहे हैं, बोलना बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना जो है वो शुद्ध हिंदी वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अधिगम और अर्जन में यही फर्क है। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यह भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, या सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा सही नहीं है? भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये तो सही नहीं, यही तो गलत है, क्योंकि अधिगम में अनुवाद का ही तो सहारा लिया जाता है, अनुवाद का ही तो सहारा लिया जाता है, हिंदी से अनुवाद करते हैं इंग्लिश में,
तो ये गलत है, यानी कि सही नहीं पूछा गया था, तो नहीं का भाई नहीं, यही सही हो जाएगा, बी आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 105। मंदीरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही देखती है, या फिर केवल मैं वाले वाक्यों की ही बोलती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करती है। बताइए इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। चलते हैं 16वां क्वेश्चन पर। चलिए 16 नंबर का सवाल। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान नहीं होती है और सदैव अलग भी नहीं होती है। टकराहट तो बिल्कुल नहीं, समान हो सकती है। समान हो सकती है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। हो सकता है घर में मलयालम बोला जाता है, विद्यालय में भी मलयालम ही बोला जाता है, या फिर अगर देखा जाएगा इंग्लिश स्पोकन ज्योग्राफी में, तो घर में भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है और बोला जाता है, और विद्यालय में भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर समान हो सकती है, समान नहीं भी हो सकती है, लेकिन समान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, वैज्ञानिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं होगा, तकनीकी यंत्र का कोई जरूरत नहीं है, व्याकरण प्राइमरी लेवल पर जब भी आएगा 1 to 5 पर व्याकरण को काट दीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, भाषा के प्रयोग के अवसर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है शिक्षण की गतिविधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। हिंदी प्रयोग का विविध रूप, हिंदी प्रयोग का विविध रूप, बाल साहित्य का विविध उपयोग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। चलिए बाकी कमेंट आप लोग भी कर सकते हो, मना नहीं है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जिसमें बहुत सारे पत्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसमें शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, या जो बहुत छोटी हो। तो देखिए बच्चा चित्र से ज्यादा सीखता है, खास करके 1 to 5 का बच्चा कुछ ना कुछ चित्र अगर दिखलाइएगा तो ज्यादा सीखेगा। तो आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। कमेंट कीजिए आप लोग भी। हम थोड़ा स्पीड इसलिए बताते हैं ताकि वीडियो जो है छोटा बने और आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ पढ़ो, सेल्फ पढ़ोगे, सेट मारोगे, एग्जाम पास हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो 30 मिनट के क्लास को खींच करके 1 घंटा ले जाते हैं, 60 मिनट ले जाते हैं, ताकि उनका व्यू और वॉच आवर बढ़े। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे अर्निंग का अलग भी बहुत सारा साधन है। हमको सिर्फ मतलब है आपके पास होने से। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 के लेवल पर। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, या केवल बोलकर पढ़ने वाली क्षमता का विकास करना। केवल तो सबसे पहले काट दीजिए और केवल यहाँ भी काट दीजिए। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना और बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। प्राइमरी लेवल की बात की गई है तो चित्रांकन क्षमता का विकास करना सही आंसर हो जाएगा सी। पढ़ने का प्रारंभ कहानी से होना चाहिए, कहां से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, बताइए तो आप। चलिए यहाँ तो सी सीधा आ गया भाई, ये क्या गड़बड़ है। ए ऑप्शन के बाद 111, 111, 112 लगता है कट गया है। अच्छा कोई बात नहीं। अर्थपूर्ण समार्गी से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण समार्गी से होना चाहिए। बी कट गया, लेकिन आंसर सी ही सही होगा। थोड़ा सा बनाने में पीडीएफ दिक्कत हुआ, सॉरी इसके लिए। भाषा के बारे में कौन सी कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं है, या भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। देखिए हम कई बार बताए हैं नियमबद्ध व्यवस्था, नियमबद्ध जहां रहेगा वहां सही हो जाएगा। तो यहाँ ए सही, अब बाकी ये सब गलत है। भाषा व्याकरण, व्याकरण तो एकदम काट दिया कीजिए। बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं, बोली भाषा और बोली में हमेशा संबंध होता है। यहाँ पर आपको सी भी गलत हो गया, सही होगा ए, हमेशा संबंध होता है। प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, कभी संदर्भों, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना, या बच्चों को अभिनय सिखाना। प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले मतलब कि भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह मतलब कि एक छोटा सा नाटक करके कुछ प्ले करवाना। तो ये क्या है, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न स्तरों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा के लिए सबसे सही आंसर हो जाएगा बी। भाषा का अवसर सबसे अच्छा, सबसे ऑथेंटिक, सबसे मजबूत ऑप्शन होता है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, या कथन किसके पर लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता, अखबार पर, विज्ञापन पर, साइन बोर्ड पर, या भाषा प्रयोगशाला पर। बिखरी मिलती है किस पर लागू नहीं होता है। देखिए अखबार में भी कई भाषाएं होती हैं और विज्ञापन में भी कई भाषाएं होती हैं, साइन बोर्ड पर भी होती हैं, भाषा प्रयोगशाला पर ये अप्लाई नहीं होता है। चलिए कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें,
उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, या फिर शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। देखिए, सख्त तो बिल्कुल आपको नहीं बनना है, मुलायम बनना है, क्योंकि आप टीचर हो और पेडागोजिकल अप्रोच लेके जा रहे हो। आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, उनकी त्रुटि पर ध्यान देना है, यहाँ दिया हुआ नहीं देना है, यहाँ भी आंसर गलत हो गया। उनसे शब्दों को 20 बार अभ्यास बच्चे से नहीं करवाना है, अभ्यास बच्चों के लिए गलत बात है। बच्चों को एकदम आराम देना है, एकदम राजा की तरफ पढ़ाना, बच्चा राजा है। शब्दों का सही रूप लिखिए, और फिर गलत वाले को उससे कंपेयर कीजिए, और उसके बाद फिर अंतर पहचानने के लिए कहिए, उसके बाद जो है वो पहचान लेगा और हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम राम लिखे, बच्चा रम लिखा था, बच्चा रम पहले से लिखा था, हम फिर राम लिखे। बच्चों को बोले कि दोनों को देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, हम बोले ये सही है और ये गलत है, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। यही काम करना आपको। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराना, शब्द पढ़वाना। विभिन्न संदर्भों में बातचीत सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर इज राइट। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित स्वरूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना, वर्तनी की शुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना। भाषा में सतत और व्यापक यानी कि सीसीई का आकलन करना है। व्याकरण आप काट दीजिए। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बड़ा ऑप्शन, इसलिए आंसर हो जाएगा बी सही, सी भी गलत, डी भी गलत। अगर डिटेल समझना है तो सीडीपी का क्लास जो चलता है उसको डेली आप लोग देखा कीजिए, या फिर जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसको जाकर के देखिए। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं नहीं। सवाल पूछा गया नहीं, याद रखिएगा, सवाल नहीं पूछा गया, निगेटिव। सीखने की प्रक्रिया की रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, या फिर आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। देखिए, रुचिकर तो बनाना ही है, यह सही है। सवाल पूछा गया नेगेटिव में तो सही सही, ये भी सही और ये भी सही था, सी गलत है, इसलिए सही जो है वो गलत है और गलत जो है वही सही है, तो ये हो गया सी आंसर। पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, या बच्चों की घर पर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा डी, मिलती जुलती होनी चाहिए। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सीखना, या भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। एक गलत, व्याकरण बिल्कुल गलत। 1 to 5 में व्याकरण को कट कर दिया कीजिए। उच्च स्तरीय साहित्य या 6 to 8 में भी व्याकरण को आपको कट करना है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना बिल्कुल नहीं। भाषा का प्रयोग ये सही हो सकता है, भाषा वैज्ञानिक तथ्य ये भी गलत। सी आंसर इज राइट आंसर। देखिए, छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी सीडीपी का प्लेलिस्ट है, अगर नहीं यकीन है तो आपको हम अभी प्लेलिस्ट आपको दिखा देते हैं, वहां जाकर के आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के जो एक से पूरा बना हुआ है उसको देखिए, और 500 जो सीडीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी देखिए। तो चैनल के अंदर जाइए, हिंदी सीडीपी का प्लेलिस्ट देखिए। आज 11वां वीडियो है, 11वें वीडियो के साथ 330 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब शेयर।